आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही हॉटली डिबेटेड टॉपिक और वो है यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट इस इशू पे ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। भाजपा इसको पुश कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज इसे अपोज कर रही हैं। मगर पहले हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। एक्चुअली इंडिया में आज की तारीख में जबकि क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल कोड सेम है, मतलब कि अगर आपने मर्डर किया है या कोई रेप का इशू है या पिक पॉकेटिंग जैसे छोटे क्राइम भी हैं जो क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंडर आते हैं, वो लॉ इंडिया में सबके लिए समान है। मगर जो सिविक इश्यूज हैं जैसे कि मैरिज, अडॉप्शन, डिवोर्स, मेंटेनेंस, म्यूचुअल सेटलमेंट्स, ये वाले जो सारे हैं लॉज एंड कोड्स इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी को लेके, जैसे कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वगैरह इस तरह के होते हैं लॉज जो गवर्न करते हैं प्रॉपर्टी को, ये सब सिविक इश्यूज हैं। और ये जो सारे सिविक इश्यूज हैं वो आते हैं सिविल कोड के अंडर। और जो सिविल कोड है वो हिंदूज के लिए अलग है और मुस्लिम्स के लिए अलग। हिंदूज के अंडर सिख्स और जैन भी आ जाते हैं, उनको एक ही मैरिज लॉ गवर्न करता है, एक ही तरह का डिवोर्स लॉ गवर्न करता है। बट इस्लाम में ज़्यादातर शरिया में जो इंडॉक्ट्रिन्ड है, इंश्राइंड है, उसको फॉलो किया जाता है फॉर पर्पस ऑफ मैरिज, अडॉप्शन और हर तरह के सिविक सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेपरेशन, एलिमनी, ये सारे इश्यूज। तो ये होता है सिविक कोड। और जो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका ये कहना है कि एक देश में एक ही सिविक कोड होना चाहिए क्योंकि इट इज़ एन इक्वलाइजिंग सॉर्ट ऑफ एन एक्टिविटी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कॉल किया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहना है कि अगर एक कंट्री है तो इक्वल राइट्स होने चाहिए और इक्वल राइट्स इंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इससे डिराइव होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज इम्प्लाइड कि एक ही सिविक कोड होना चाहिए इस देश में, क्योंकि सबको एक ही राइट्स का, एक जस्टिस सिस्टम का एक लीगल राइट होना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आर्ग्यूमेंट है जब उन्होंने कहा कि शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस जल्द ही किया जाए। इसमें बेसिकली कि कंटेंशियस इश्यूज क्या हैं और क्या राइट्स की बात कर रहे हैं मोदी जी। इसमें सबसे ज़्यादा कंटेंशियस इशू है ट्रिपल तलाक का और उसके अलावा मल्टीपल मैरिजेस का। आप जानते हैं कि हिंदूज में ओनली वन मैन कैन हैव ओनली वन वाइफ। ये एक लीगल स्टेटस है कि एक पत्नी कोर्ट जा सकती है अगर उनका हस्बैंड दोबारा सेकंड मैरिज करे वाइल ही स्टिल मैरिड टू द फर्स्ट वाइफ। मगर इस्लाम में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे 4 पत्नी तक की छूट है, मतलब वन मैन कैन हैव अप टू 4 वाइफ्स। उसके अलावा एक ट्रिपल तलाक का बहुत ज़्यादा कंटेंशियस इशू ये है कि जबकि हिंदू जो सिविल राइट्स हैं उसमें एक महिला को एकदम आप घर से बाहर निकाल के डिवोर्स नहीं दे सकते, आपको कोर्ट जाना पड़ता है, आपको दोनों पार्टीज को आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और उस बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करता है कि डिवोर्स के लिए फाइल किया जाएगा या नहीं। मगर इस्लाम में एक मेथडोलॉजी है जिसमें 3 बार तलाक शब्द यूज करके आप एक वाइफ को इमीडिएटली डिवोर्स कर सकते हैं। मगर इसमें ये नहीं कि एक के बाद एक 3 बार कह दिया, इसका भी एक नॉर्म होता है कि इतने समय में कहा जाए, इतना सोच के कहा जाए। तो वो एक कुछ उनके अपने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि अगर इतना समय होना चाहिए, उसके बाद दूसरी बार तलाक बोलना चाहिए, फिर तीसरी बार तलाक बोलना चाहिए। और 3 बार अगर किसी ने होशो हवास में 3 बार एक स्टिपुलेटेड पीरियड में एक महिला को तलाक बोल दिया तो इट इज अंडरस्टूड दैट इमीडिएटली डिवोर्स कम्स इनटू एक्शन, मतलब कि वो इनटू इफेक्ट, मतलब कि तुरंत ही बिना किसी कोर्ट में जाए, बिना महिला के पक्ष सुने उस महिला को डिवोर्स दिया जा सकता है, विच इज very very actually in terms of legal rights it's loaded against a woman। मतलब कि महिलाओं के अगेंस्ट है ये तो एक्चुअली एक फैक्ट है कि जब कोई
कोर्ट में नहीं गए, जब आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनी, आपने महिला का पक्ष नहीं सुना, तो वो डर के एक महिला रहेगी कि कब उसका हस्बैंड उसको किसी भी कारण उसको तलाक दे सकता है और उसके आगे क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती। उसके बाद उनका एक मेंटेनेंस सिस्टम होता है कि अगर तलाक दिया जाए तो उसको किस तरह का पैसा मिलेगा, किस तरह का मेंटेनेंस मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इशू होता है जब एक से ज़्यादा पत्नी हो, तो पहली पत्नी के चिल्ड्रन के राइट्स का क्या होता है, उनके मेंटल स्टेट का क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं कि ये मुस्लिम महिलाओं के लिए और उनके बच्चों के लिए जो करंट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इस्लाम को कोट करके मुस्लिम्स शरिया लॉ रेगुलेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बहुत ही अनइक्वलाइजिंग है। उस आर्ग्यूमेंट में उन्होंने कहा कि अगर ये इस्लाम में इतना ज़्यादा इंश्राइंड होता कि ये ही लॉ है और ये ही रिलीजन है कि इसी तरह के लॉ होने चाहिए, तब इतने सारे मुस्लिम देश क्यों इस लॉ को ऑलरेडी अबैंडन कर चुके हैं इन फेवर ऑफ मोर इक्वल लॉज फॉर अ वुमन। जैसे पाकिस्तान जैसा देश ने भी ट्रिपल तलाक जैसे जो लॉ है इस्लामिक शरिया के अंडर, उसको अबैंडन किया है। इंडोनेशिया ने किया है, कतार ने किया है, इजिप्ट ने किया है, और ये सब मुस्लिम डोमिनेटेड नियरली 100% मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्रीज हैं। और इसीलिए मोदी जी का कहना ये है कि अगर ये इतना ज़्यादा इस्लाम में इसका ये होता कि भाई ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, तो इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज ने क्यों इसको अबैंडन किया। ये क्वेश्चन मोदी जी लगा रहे हैं फ्रॉम अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके अलावा अगर हम देखा जाए कि मोदी जी और क्या बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा, वो पसमानदा मुस्लिम्स जो मार्जिनलाइज सोसाइटी हैं, जो पुअर और जिन्हें कहा जाए कि दलित जो कम्युनिटी एक हिंदूज में होती है या थोड़े लोअर कास्ट की जो कम्युनिटीज़ होती हैं, उसी तरह के पसमानदा मुस्लिम्स हैं, उनके राइट्स के लिए भी द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन एडवोकेटिंग अलोंग विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये ऑल गुड, ऑल फेयर एज फार एज दिस इज कंसर्न कि भाई मार्जिनलाइज के लिए बोलना चाहिए, ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट बोलना चाहिए, महिलाओं की राइट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए बोलना चाहिए, मगर उसके पीछे एक रणनीति भी होती है, उसके पीछे एक राजनीति भी होती है। और वो बिना किसी भी चीज़ के आज की डेट में हमें समझना पड़ेगा कि क्यों इतना जोर लगा रहा है भाजपा पे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। ऑन द फेस ऑफ इट तो मैंने आपको बताया कि इतने सारे कारण हैं कि महिलाओं के अगेंस्ट है आज का डेट का जो रूल है इस्लाम में और इस मुस्लिम्स में, नॉट इस्लाम बट मुस्लिम्स में, तो इस कारण से वो बदलना चाहते हैं। मगर एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, एक पॉलिटिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, वो ये लगता है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं और जो मोदी जी हैं उन्होंने अलग अलग इलेक्शंस में अलग अलग मुद्दे उठाए थे। जैसे 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए तो एक चेंज के मैंडेट पे आए थे। कांग्रेस वाज एट का एक कॉन्फिडेंस जो कांग्रेस में था, लोगों का एक ऑल टाइम लो हो गया था। सोनिया गांधी हैड ओवरशैडोड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, और जो सेकेंड टर्म यूपीए का रहा वो काफ़ी डिससैटिस्फैक्टरी रहा। हालांकि मेरे पर्सनल एनालिसिस में फर्स्ट टर्म ऑफ यूपीए वाज एक्चुअली एक्सेप्शनली वेरी गुड, और बहुत सारी स्कीम्स जो बाद में मोदी जी ने अलग नाम से इम्प्लीमेंट की वो कांग्रेस के टाइम एक्चुअली शुरू हुई थी, उसमें कोई डिनाइंग नहीं है। मगर फिर भी मुझे कहना पड़ेगा कि 2014 में चेंज का मैंडेट था। उसी तरह पिछले साल जब वो हुआ, जब लास्ट 2019 इलेक्शन हुए, तब मोदी जी ने उस पूरे नैरेटिव को बदल दिया था। राम टेम्पल का नैरेटिव बहुत बड़ा बन गया। राम टेम्पल का मुद्दा था, उसके अलावा आर्टिकल 370 था, और आप जानते हैं कि राम टेम्पल कोर्ट में भी गया, उसका मैंडेट भी आया, और उसके बाद राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया है और मुस्लिम्स को अलग जगह मिल गई जहां एक शानदार मॉस्क बन रहा है। तो और जो मेन जगह थी वहां पे अब राम मंदिर का भी बहुत
जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जो फेज 1 है वो दिसंबर 2023 में खत्म होके जनवरी 2024 के मकर संक्रांति के दिन, जो अभी तक कहा गया है, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कहा है, वो पिलग्रिम्स के लिए, डिवोटीज के लिए खोल दिया जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ा सक्सेस मोदी जी के लिए रहेगा, भाजपा के लिए रहेगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, कि एक विजिबिलिटी, मैं एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि राम मंदिर का अनवेलिंग बहुत ज्यादा उसके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा पॉलिटिकली फॉर भाजपा इन 2024। उसके अलावा आर्टिकल 370 का जो मैंडेट था उसका एब्रोगेशन था, उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर को स्प्लिट करना, लेह को अलग करना, यूनियन टेरिटरी बनाना, ये जो तमाम चीजें थी ये भी पुश की बीजेपी ने, और वो भी आर्टिकल 370 जो इतने टाइम से कह रहे थे कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उन्होंने किया। तो अब ये तीसरा मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो जरूर लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक पॉलिटिकल बेनिफिट भी जरूर दिखता होगा 2024 में, खासकर जबकि उनको लग रहा है कि कुछ पोलराइजेशन कंट्री में ऑलरेडी है और चांस है कि मुस्लिम्स ऑन ब्लॉक अगेंस्ट अ पॉलिटिकल पार्टी वोट करें, तो उस पॉलिटिकल वोट बैंक को तोड़ने के लिए भी ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जरूर चाहेंगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए और उनके जो राइट्स हैं वो सिक्योर हों, एंड दे माइट टर्न आउट टू बी द वोटर्स फॉर बीजेपी। मुस्लिम विमेन में वोट फॉर द बीजेपी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, और उसके अलावा जो पसमंदा और मार्जिनलाइज्ड मुस्लिम्स हैं, दे माइट ऑल्सो वोट फॉर द बीजेपी, और इस तरह से मुस्लिम वोट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज बीजेपी डिराइव कर पाएगा 2024 में, ये एज फार एज एनालिसिस इज कंसर्न। मगर आज की डेट में अगर सिर्फ न्यूज़ को एक नॉर्मल न्यूज़ की तरह देखा जाए तो ऑफ कोर्स बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज इसे अपोज कर रही हैं। कांग्रेस इज अ प्राइम वोटरी अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, और कांग्रेस का ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज इनवैलिड। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि इट इज इक्वलाइजिंग, तो पी चिदम्बरम का ये कहना था कि जिस तरह एक परिवार में सब लोग अलग अलग होते हैं, डाइवर्स होते हैं, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन भी डाइवर्स लोगों को, डाइवर्स लॉज को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि वो डाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन देता है, ये पी चिदम्बरम का कहना है। तो बहुत श्रिल ऑपोजिशन रहा है, और बहुत सारे वो वाले पार्टी जिनके ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वोट बैंक्स होंगे वो भी मोस्ट लाइकली अपोज करेंगे, और कर भी रहे हैं आज की डेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज। फाइनली अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो हमें देखना पड़ेगा कि इसको पुश थ्रू करने के लिए क्या चाहिए। लोकसभा में तो ऑफकोर्स पूरा मैंडेट है बीजेपी के पास, उनके पास क्लियर मेजॉरिटी है, मगर राज्यसभा में नहीं है। और राज्यसभा में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, कुछ पोल्स तो कुछ स्टेट में जैसे वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, गोवा में, उसके मैंडेट्स कैसे आते हैं, कौन कौन जीतता है, कितने लोग राज्यसभा में बीजेपी की फेवर के होंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि अगर ये बिल राज्यसभा में पुश थ्रू करने के लिए बीजेपी के पास नंबर है या नहीं। और बिफोर आई गो आई टेल यू आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है। उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को उनका इन प्रिंसिपल सपोर्ट है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज। उन्होंने कहा है कि इन प्रिंसिपल उनको सपोर्ट है, मगर इसको पुश थ्रू बुलडोज नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक्चुअली एक डिबेट एंड डिस्कोर्स होना चाहिए, और उसके बाद इस बिल को लाना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। फिलहाल के लिए इतना ही कहना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है वो मैंने आपको बताया, किस कारण आ रहा है, उसके दो रीजंस हैं, एक फेस वैल्यू का है, एक इक्वलाइजिंग है, कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, और ऑपोजिशन पार्टीज क्यों अपोज कर रही हैं उसके भी फेस वैल्यू रीजंस हैं और पॉलिटिकल रीजंस हैं। और फाइनली होगा कि नहीं डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। बट ये कंटेंशियस इशू काफी समय तक चलेगा, और ये इसका कोई एक कॉम्प्लेक्स इशू है। इसमें सिविक सोसाइटी की वॉइस, मुस्लिम बॉडीज की वॉइसेस और नॉर्मल विमेन की वॉइसेस, महिलाओं की आवाज, ये सब को सुनना पड़ेगा बिफोर एक्चुअली वन कैन अराइव एट अ सोल्यूशन एंड से कि इस पक्ष में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।